सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस पर यूं तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा जारी है। हमारा आज का विषय है संविधान के 75 बरस, संसद में सियासी बहस। आम बोलचाल में बहस को कभी सकारात्मक रूप से नहीं लिया जाता, इसे एक नकारात्मकता की ध्वनि आती है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा हो रही थी तो हम उम्मीद करते थे कि एक विमर्श वहां पर होगा जिसके माध्यम से मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह रास्ता प्रशस्त होगा कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश के संदर्भ में जिन सपनों को ध्यान में रखते हुए एक संविधान का स्वरूप दिया था उसे आगे किस तरीके से लेकर जाना है। 75 साल में हम कहां तक पहुंचे, आगे हमें कैसे बचा हुआ सफर तय करना है, शायद इसके संदर्भ में कोई रोशनी मिलेगी। लेकिन लोकसभा में बहस पूरी हो चुकी है, राज्यसभा में चर्चा का सिलसिला जारी है और अफसोस की बात है, यह टिप्पणी किसी को भी खराब लगे लेकिन सच यह है कि सब कुछ हो रहा है सिवाय संविधान पर विमर्श करने के। जो भी बातचीत हो रही है उसमें कुल मिलाकर सियासी पैंतरेबाजी है, उसके माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। कुल मिलाकर माना यह जाता था कि हम लोकतंत्र के अंतर्गत आखिरी उद्देश्य यह है कि देश मजबूत हो और इस देश के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो और सभी मिलकर मानवता की दिशा में आगे बढ़े। पर इससे परे जाकर बताने की कोशिश यह हो रही है इस चर्चा के दौरान कि कौन कितना बड़ा गुनहगार है। राजकुमार का एक बड़ा चर्चित डायलॉग था फिल्मी संवाद, जिसमें वो बोलते हैं कि चनाए सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। दुर्भाग्य की बात यह है कि संसद में जितनी भी पार्टियों के लोग हैं सब कांच के घरों में हैं और होड़ में है कि कौन कितना तेज पत्थर फेंक सकता है। पर हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करेंगे संविधान के 75 साल पर बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि जिन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक लंबी मशक्कत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन संविधान अस्तित्व में आया था, वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल हुआ है, कौन सी उसकी चुनौतियां रही हैं और आने वाले समय में इस संविधान के माध्यम से हम देश को कहां पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। अपने आमंत्रित मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। उन्होंने संविधान के संदर्भ में कहा था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मनोभाव प्रस्तुत किए थे, क्या हम उन मनोभावों के अनुरूप हालात बना पाने में सफल रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विचारवान नेताओं में प्रेम प्रकाश पांडे जी की गिनती होती है। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता है राष्ट्रीय, वह हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। जब भी ऐसे विमर्श का अवसर होता है तो हम कुमार प्रशांत जी को बड़ी आत्मीयता और सम्मान के साथ याद करते हैं। जाने माने गांधीवादी विचारक हैं, प्रखर पत्रकार रहे हैं, धर्मयुग के संपादक रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी के सहयोगी रहे, इस समय गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख हैं। वह हमारे साथ इस चर्चा के लिए विशेष तौर पर मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ में जाने मानक इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमूमन हम राजनीतिक दलों के प्रतिद्वंदी जो रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं, उनसे करते हैं, पर आज जो अवसर है इस पर हम शुरुआत करते हैं कुमार प्रशांत जी से। और कुमार प्रशांत जी से दो बिंदुओं पर टिप्पणी चाहते हैं। संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा में संविधान पर 2 दिन की चर्चा पूरी हो चुकी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल चुके हैं। इतने बड़े बड़े नेताओं के उद्बोधन ने कुमार प्रशांत जी आपको भविष्य को लेकर कितना उत्साहित किया या कितना निरुत्साहित किया, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। और 75 साल के सफर को आप किस दृष्टि से देखते हैं संविधान के संदर्भ में, ये जानने में भी हमारे दर्शकों को उत्सुकता होगी। तो चर्चा की शुरुआत कुमार प्रशांत जी आपसे ही करते हैं, थोड़ा रोशनी दीजिए। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। पहली बात तो यह कह दूं कि राज्यसभा और
लोकसभा में नेताओं की जो चर्चा होती है उससे मेरा उत्साह और निरुत्साह नहीं होता है। मेरी अपनी समझ है और उन्हीं समझ से मैं चीजों को देखता हूं। दरअसल में संविधान का सारा मसला यह है कि ये संविधान कानूनविदों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यह संविधान विशेषज्ञों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इस दृष्टि से ये दुनिया का अनोखा संविधान है जो अगर मैं ऐसा वर्ष का हिसाब करके बताऊं तो शायद 1885 में जब कांग्रेस बनी वहां से शुरू होकर 1946 तक, अपनी आजादी मिलने से पहले तक लगातार ये संविधान बनता रहा। ये संविधान खेतों खलिहानों में बना है, ये संविधान सत्याग्रह आंदोलनों में बना है, ये संविधान जालियांवाला बाग और चंपारण में बना है, ये संविधान गांधी की हरिजन यात्रा और मंदिर प्रवेश आंदोलन में बना है। तो मतलब कहने का यह है कि यह संविधान कानून की धाराओं का नहीं है, ये कुछ सपनों और आदर्शों का संविधान है। जिन लोगों ने इन सपनों और आदर्शों से अपना जुड़ाव नहीं रखा, जो उन सब चीजों में कहीं थे नहीं जिनका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया, उनके लिए संविधान को समझना जरा मुश्किल हो जाता है। उसमें पक्ष और विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, ये सारे लोग हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं रहा है इन चीजों से, चाहे वो इस पार्टी के हों या उस पार्टी के हों। आजादी के बाद जब गांधी जी से किसी ने ये पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने अंग्रेजी में उसका एक छोटा सा उत्तर दिया, आई विल सेट द डेमोक्रेसी ऑन मार्च। मैं अब लोकतंत्र को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करूंगा। कौन सा लोकतंत्र? तब तो संविधान भी नहीं बना हुआ था जी। लेकिन उनके मन में एक कल्पना थी कि एक ऐसा लोकतंत्र रचना है जिस लोकतंत्र की नकेल जो है वो जनता के हाथ में होगी। इस पूरे संविधान की रचना और इसके जो अलग अलग मूल्य इसमें जो गढ़े गए हैं उनको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक नए तरह का लोकतंत्र बनाने की कोशिश का संविधान। इसमें से उन सारी चीजों को आप एक तरफ छोड़ देते हैं और सिर्फ इसकी धाराओं और उपधाराओं और नियमों और कानूनों पर बहस करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, आप देश के संविधान को समझने वाले व्यक्ति नहीं बनते। ये एक पहली टिप्पणी है जो मैं इस चर्चा के शुरू में आपके सामने रखना चाहता हूं। जी, आपने काफी विस्तार से चीजों कहा, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो कुछ भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको आप पूरी तरीके से अनदेखा कर दें, ये नई पीढ़ी के साथ थोड़ा अन्याय नहीं है? कुमार प्रशांत जी, कुछ तो बोलिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत क्या इतनी भी लायक नहीं रह गई है कि वहां पर 3 दिन से हुआ विमर्श पर 3 लाइनें बोलने की भी जरूरत कुमार प्रशांत जैसा प्रखर बुद्धिजीवी नहीं कर रहा है? जो मैं नहीं कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया है। तो मैं सच में इस को न तो देश की सबसे बड़ी पंचायत मानता हूं और न इसमें होने वाली चर्चाओं को इतना महत्व देता हूं मैं, क्योंकि जिन लोगों के बीच ये चर्चा हो रही है उनमें से कोई भी नहीं है जो इन मूल्यों के बारे में चिंतित भी है, इनको खोज भी रहा है। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना कहूंगा कि संविधान में क्या कहने की कोशिश हुई है जी, इसकी चर्चा न तो लोकसभा में हुई न राज्यसभा में हुई। संविधान को लेकर हम क्या कहना चाहते हैं उसकी बड़ी चर्चाएं, उसमें किसने किसको गिराया, किसने किसको उठाया, उसकी चर्चा भी हुई। लेकिन संविधान तो इन व्यक्तियों और पार्टियों के बारे में बात नहीं करता है ना, वो तो कुछ दिशा के बारे में बात करता है। उस दिशा में आप कहां पहुंचे? जिन राज्य के नीति निर्धारक तत्वों के बारे में संविधान कहता है उसकी तो एक चर्चा भी किसी ने नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उसमें से एक भी लक्ष्य की तरफ हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि अब उनकी चर्चा भी हमने बंद कर दी। तो नई पीढ़ी जो है वो या तो संविधान को वकीलों का जंगल मानकर छोड़ देती है या उसको इन सपनों से आप जोड़ेंगे तो वो संविधान को समझ पाएगी। इसीलिए नई पीढ़ी की उतनी चिंता नहीं है जितनी इस पीढ़ी के लोगों की चिंता है जो इन दोनों जगहों पर बैठे हैं। और अगर मैं कहूं और आप बुरा न माने तो शायद उन सब की सबसे कम योग्यता वहां बैठने की है। ये कुमार प्रशांत जी की खरी खरी है,
महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लेकर बात कही जाती है, जिस संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात कही जाती है और सत्ताधारी दलों के संदर्भ में यह अपेक्षा की गई नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान में कि हमें देश को कहां लेकर जाना है, वक्त गुजरने के साथ उन पर बात करने की जहमत भी 75 साल पूरे होने के मौके पर नहीं दिख रही है। इस पीड़ा के संदर्भ में हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सदन को संबोधित कर चुके हैं। तो थोड़ा रोशनी दीजिए प्रेम प्रकाश जी। संविधान के 75 साल पर चर्चा, आप लोगों को केवल कांग्रेस दिखी, संविधान तो कहीं दिखा ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। थोड़ा रोशनी दीजिए। नहीं, संविधान जैसा अभी कुमार प्रशांत जी ने कहा, ये बात सही है कि वो सिर्फ 1885 से जब से कांग्रेस बना तब से 1946 तक की यात्रा को आधार मान करके नहीं बना। हमारा मानना है कि और उससे पहले से, जब से ये देश है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे अपने संस्कार हैं, हमारे सब अपने उद्देश्य हैं और जिस लोकतंत्र की मूल भावना रही है, अगर हम रामायण में एक प्रसंग को देखें जहां लव कुश माता सीता पर लगे आरोप के लिए जनादेश को तैयार करते हैं और राजा राम पे दबाव बनाते हैं, ये लोकतंत्र की वो मूल भावना है। गणराज्यों की अगर कल्पना करें तो हमारे यहाँ इसके पहले भी रहा, साक्य का रहा, मल्ल का रहा, लिच्छी का रहा। तो वो बात रही है, जहाँ तक कानून विद नहीं बनाए, ऐसा नहीं है। बनाने वाले संविधान के जो मूल अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सबसे बड़े बैरिस्टर, आपके जवाहरलाल नेहरू जी वो बैरिस्टर, अंबेडकर जी वो बैरिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि सब जानकार लोग भी थे, लेकिन जमीन की सच्चाइयों से जुड़े हुए भी थे और बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने एक लिपिबद्ध किया। दुनिया में घूम घूम करके जो सबसे बेहतर था उसको एक बनाने का प्रयास किया और जो हमारा था हमको देने का कोशिश किया। अब रही बात जहाँ तक इस 75 वर्ष में किसने क्या क्या किया, बना करके तो चले गए, लेकिन ये बात सही है कि आज जो पीढ़ी हम लोग हैं, हम लोगों ने 75 में जहां सबसे पहले संविधान पे सबसे बड़ा कुठाराघाट इमरजेंसी हुआ, आज का जो भारत है उस इमरजेंसी से निकाल करके उस संविधान को बचा के ले आया है। अगर वो इमरजेंसी के भारत को बचा नहीं पाता तो आज आप संविधान के 75वें वर्षगांठ में वो चीजें कर भी नहीं पाते। तो ये एक तो है। इसके अलावा सबने अपना अपना किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आप बात कर रहे, बिल्कुल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सारे लोग बोल रहे हैं। और जब ये देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो जिस मूल्य पर इसका उसी समय जिन लोगों ने विरोध किया कि पाकिस्तान बंटवारे के समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और वो चले गए, और वही आधार बाद में धीरे धीरे जो कांग्रेस को उस समय जो लोग एक विशेष वर्ग की पार्टी बोलते थे, आज धीरे धीरे वहाँ अपीजमेंट की ओर हो गई है। तो बहुत सारे अपने अपने मैं मानता हूँ कि संसद में जो लोग हैं, संसद बना है इसी संविधान के तहत है, जनता के द्वारा निर्वाचित लोग हैं और सबको अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है। थोड़ा रोशनी दी। मैं माफी के साथ मैं बीच में हस्तक्षेप करता हूं। जब भी संविधान पर चर्चा आती है, लोकतंत्र पर चर्चा आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा हथियार होता है 42वां संशोधन, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया हुआ। मेरे 2-3 सवाल आपसे इसके संदर्भ में हैं। पहला, जो आपातकाल लगा, क्या वो आपातकाल संविधान को निलंबित करके लगा था या संविधान में दी गई व्यवस्था का परिपालन करते हुए लगा था? एक तो सवाल यह है कि संविधान खतरे में आ गया, जो संविधान में था उसका उपयोग करते हुए इस्तेमाल हुआ। एक दूसरा,
एक लोकतांत्रिक देश की बुनियाद निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन विपक्ष ये शिकायत करता है कि कांग्रेस ने उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपहृत करने का प्रयास किया, कार्यकाल बढ़ाने का काम किया, पर उस निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व जिस चुनाव आयोग पर है, और आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकार और हिमायती अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कांग्रेस को खलनायक की तरीके से खड़ा करते हैं, पर जब देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री हों, विपक्ष का नेता हो और साथ साथ मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हों, तो लोकतंत्र के सबसे हिमायती राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यों मुख्य न्यायाधीश को उस समिति से बाहर कर दिया 2023 में संसद में कानून बनाकर? पहला जो आपने दूसरी बात कही, पहला मैं उसको क्लियर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक, क्या कहा, जब तक कानून नहीं बनता है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में कानून नहीं था, आदेश से चल रहे थे, तो जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बनता है तब तक उसमें ये 3 लोग रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये 3 लोगों के द्वारा कानून, जो कानून बने उसमें ये 3 लोग रहे। चलिए माना पांडे, ये आप तो यही स्टूडियो में मौजूद है, एक मिनट। हाँ, चुनाव आयोग के संदर्भ में, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में ये नहीं कहा आपकी ये दलील है। मेरा आपसे जानना यह है कि लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में अगर एक पारदर्शी प्रक्रिया के लिए चाहा गया था, एक निष्पक्ष व्यवस्था के लिए चाहा गया था कि उसमें मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी रहे, फैसला बहुमत से हो, तो एक निष्पक्ष निर्वाचन बुनियादी आवश्यकता है, उस पर आपने एकाधिकार करने की गरज से प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री, ये 3 सदस्यीय समिति बनाई और समिति में मतभिन्नता होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा, अर्थात प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जैसे चाहेंगे वह देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। क्या प्रेम प्रकाश पांडे जी इत्तेफाक रखते हैं कि यह लोकतंत्र की मजबूती की दृष्टि से उठाया गया कदम है, संविधान की भावना के तहत उठाया गया कदम है? सवाल है, उत्तर की अपेक्षा है। देखिए, जहां तक ये तो पहली बार हुआ कि हमने कानून बनाया, इसके पहले तो डिक्टेशन पे हो जाते थे। और हम लोगों ने देखा है TN शेषन साहब जब थे चुनाव आयुक्त, जिस समय स्वर्गीय राजीव गांधी की वहाँ पे मौत हुई, चुनाव होने थे शाम को, और अब अचानक आ जा रहा है कि चुनाव कैंसिल हो गए उतने में, जबकि कानून और नियम ये कहता है कि अगर किसी राजनीतिक दल के सदस्य की उस समय अचानक जो भी ऐसी स्थिति होती है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो रद्द होगी, लेकिन पूरे देश का आम चुनाव जो है रद्द कर दिया गया। तो ये देखिए, हम जितनी परिस्थितियां उसके सब तमाम सुधार की ओर से चल रहे हैं। अब 42वां संविधान संशोधन की जब आप बात करते हैं, बिल्कुल ये सही है कि उस समय इमरजेंसी लगाने का अधिकार था, संविधान में था, उसी अधिकार का तो दुरुपयोग हुआ। अब स्पिरिट की बात है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भाई चीफ मिनिस्टर को अगर जेल होगी तो इस्तीफा देगा, तो लोग 1.5 साल रह रहे हैं। लेकिन जहां तक लोकतंत्र लोकलाज की बात है, हम लोगों को याद है कि 90 में जब हम लोग मंत्री थे और अयोध्या जाने की बात आई तो हमारी पार्टी ने निर्देश दिया कि कोई मंत्री नहीं जाएगा, क्योंकि धारा 144 भी मंत्रियों को नहीं तोड़ना है। लेकिन बाद में सब परंपराएं टूटती गई। तो संविधान सभा में बैठे हुए लोगों ने बहुत उस समय मेहनत करके जो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी, उनको आधार बना के देश को हम उस परिस्थितियों से आगे कैसे ले जाएं, इसके बारे में पूरा विचार विमर्श हुआ है। अब एक हिंदी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जैसे बहस हुई, अब लोगों ने तो जो वहाँ बहस किया सोचा, तो कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी कल से ही बंद कर दी जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, तो जब हम 250 साल के इस अंग्रेज को भगा देंगे और अंग्रेजी कोई बोलेगा ही नहीं, तो 10 साल में अपने आप हिंदी चली जाएगी, ये अंग्रेजी चली जाएगी।
आज आप देखो, गांव गांव से हिंदी चली गई, स्कूलों से अंग्रेजी वहां पहुंच गई। तो विभिन्न चीजें हैं। तो संविधान बनाने वालों की नीयत पे किसी को ये नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाया। अब संसद है तो संसद में लोग चुन के जाते हैं, अपना थोड़ा दायां बायां करते भी रहते हैं। तो कुल मिला के प्रेम प्रकाश जी बता नहीं पाए हमें। देखिए, हमारे साथ में अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। ये एकलव्य की कहानी सुनाकर और राजा भेष बदलता है, इसके आधार पर संविधान का विवेचन करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कि संविधान के माध्यम से देश कहां पहुंचा, इसे आप बता पाने में सफल नहीं हो पा रहे देश की सबसे बड़ी पंचायत में? शिकायत है मेरी, कुछ कहेंगे? अरे बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा विधानसभा पूर्व अध्यक्ष माननीय पांडे जी को कि उन्होंने इस चीज को स्वीकारा और सच्चाई को इन्होंने स्वीकारा है। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि संविधान बनाने वालों की जो भावना थी, उनकी जो भूमिका थी, उनकी जो बुद्धिजीविता थी, उनके जो संघर्षों की एक लंबी यात्रा थी, इन सबको सामूहिकता में लेकर के संविधान को कहीं ना कहीं आज जो हमारे बीच है एक दस्तावेज ही सिर्फ नहीं है, गीता, कुरान, बाइबल से बड़ा वो हमारा स्वाभिमान है और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सबके लिए विधान भी है, वो संविधान हम सबके लिए नीति निर्देशक भी है, हम सबके लिए अधिकारों की एक संरचना भी है और हमारे विकास की गाथा में एक कहीं ना कहीं आदर्श भी है। इसलिए मैंने धन्यवाद दिया कि आपके मूल संगठन आरएसएस ने उसी दौरान इस संविधान की व्यापक स्तर पे आलोचना की थी। कहा था कि वो भारतीय संविधान की जो है वो भारत के लोगों के द्वारा भारत के लिए नहीं है और उस पर बहुत सारे विवाद चले जिस पर चर्चा डिबेट में मैं माफी के साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय आप लोगों की इस धारणा पर बात करना चाहता हूं। ये बार बार आप दामोदर विनायक सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर उनको चाहने वाले कह के संबोधित करते हैं, इसको आरएसएस और भाजपा के साथ संबंध कैसे कर देते हैं? ना तो दामोदर विनायक सावरकर का संघ से कोई संबंध रहा, ना जनसंघ से कोई संबंध रहा, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध रहा। सावरकर का अगर संबंध रहा तो हिंदू महासभा से रहा। हिंदू महासभा का प्रतिद्वंदी संगठन बनकर जनसंघ उभरा और जनसंघ के उभार के साथ साथ सावरकर के रहते रहते हिंदू महासभा का कोई नाम लेवा नहीं रह गया। यह आपका नेता भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नाम सम्माननीय राहुल गांधी है, और आप भी समझने के लिए तैयार नहीं है। संघ का और सावरकर का क्या नाता? थोड़ा रोशनी तो दीजिए, कहीं तो अध्ययन से निकाल कर लाइए। कौन सी शाखा में आपने देख लिया सावरकर जी को? डॉक्टर साहब, मैं तो ये ही जानता था कि वो हिंदू महासभा के ही विचारक थे, हिंदू महासभा के वो एक तरह से पदाधिकारी थे। हिंदू सभा से नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे साहब। 10 सेकंड। पर भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं वो लोग खुद उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो हम क्या करें भाई? जब आप खुद आदर्श अपना उनको मानते हैं और उनको बातों को कोट करते हैं। अजय उपाध्याय, फिर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ये लोग जनसंघी करार पा देंगे। वो वल्लभ भाई पटेल का नाम आपसे ज्यादा लेते हैं, आप देखते नहीं हो क्या? तो क्या मान लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जनसंघ के जन्म से पहले से ही संघी थे। सबने देखा है संघ को उन्होंने बैन किया था, संघ पर उनके क्या कमेंट थे जी। और अच्छी बात है कि पटेल साहब को सबको मानना चाहिए। वो देश के एक तरह से निर्माताओं में एक है। यदि आज का भाजपा, आज के आरएसएस के लोग या हिंदू महासभा या मुस्लिम विचारकों को लोग मानते हैं पटेल साहब को, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मानना ही चाहिए। लेकिन 1949 में आरएसएस के नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया। और क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें मनुस्मृति के आधार पर यह संविधान नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड में, तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस के लोगों ने कहा है कि मनुस्मृति, और कुछ लोगों ने उस संविधान की प्रतियां भी जलाई। ये भी सबको पता है कि कोर्ट के आदेश पर 2002 में भारत के तिरंगों को लहराने के लिए लोग तैयार हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो साक्ष्य है देश के सामने। तो मेरा मानना है कि अच्छा, अभी भी भारत के संविधान को पलटने की बात कहने वाले भाजपा के नेता ही कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं। अब दिया कुमारी हो, लल्लू सिंह हो, अनंत हेगड़े हो, वो कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा। तो इसलिए ये धारणा भी बनती है। और 400 पार के बाद के नारे भी बहुत सारे इसमें इंगित कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं ये शक सुबह इसलिए आती है। हाँ, कुमार प्रशांत जी के विचारकों एक गांधीवादी विचारक है, और चूंकि गांधीवाद से हम भी कहीं ना कहीं उत्प्रेरित प्रभावित हैं, तो मैं बहुत सम्मान करता हूं। और आरएसएस पर ही कोई टिप्पणी इन्होंने की थी जिस पर इनको जो है कहीं ना कहीं मुकदमे भी शायद दर्ज हुए थे, मैं अभी नेट पर देख रहा था। तो वैचारिक जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि वो दायरे में रहकर है जो हमारा संविधान हमको देता है, और उस पर कोई प्रश्न लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है संविधान का कहीं ना कहीं भावना का जो है आदर नहीं। अच्छा, मूल मुद्दे पे आते हैं डॉक्टर अजय, क्या आप इस अपराध बोध के साथ में हैं कि संविधान का आपने 55 सालों के दौरान दुरुपयोग किया? आपकी पार्टी के ऊपर इस बात के लिए दोषारोपण प्रखर तरीके से किया गया है कि कुल मिलाकर संविधान के माध्यम से जो शुचिता के लिए, जो बंधुत्व के लिए और समानता स्थापित करने के लिए शक्तियां आपको प्राप्त थी, उसका उपयोग आपने अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया। निर्वाचित सरकारों की धुआंधार तरीके से बर्खास्तगी के संदर्भ में कितने अपराध बोध के साथ अपने आप को महसूस करते हैं आप? क्या मानते हैं कि संविधान की भावना के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान खिलवाड़ किया? इस बार आपकी टिप्पणी। देखिए, दो बातें हैं। एक बात है कि संविधान की भावना के अनुरूप सत्ता में खुद को बनाए रखने के लिए कोई गलती होती तो इस देश की जनता इतने वर्षों तक चुनाव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहने का आशीर्वाद नहीं देती। इसका मतलब ये मूलतः गलत विचार है जो लोग इस बात को रखते हैं। जनता की चुनी हुई डेमोक्रेटिक सिस्टम से, उसी संविधान के माध्यम से हम जीत कर आए। संविधान के माध्यम से ही यदि कहीं सरकारों को गिराने की बात आई तो हमने पैसे के बल पर तोड़ फोड़ करके और गलत तरीके से सरकार को कब्जे करने का प्रयास नहीं किया। यदि सरकार गई, वहां फिर चुनाव हुआ, जनता ने यदि उसको भरोसा दिया, आशीर्वाद दिया, तो जिस पार्टी को दिया वो जीत कर आए। इमरजेंसी गलत थी, इसका हमारे नेताओं ने सरेआम स्वीकारा है, पर वो इमरजेंसी उसी संविधान के दायरे में रखकर लगाई गई और उसी संविधान के अधिकारों को ध्यान में रख करके इमीडिएट चुनाव भी उसी सत्ता ने कराया। यदि तानाशाही उस सत्ता में होती तो चुनाव नहीं होता और इंदिरा गांधी इमीडिएट उस चुनाव में हारती नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जाऊं उससे पहले आपकी दलील से उपजे हुए एक प्रश्न पर उत्तर चाहता हूं। मेरा सवाल था कि आपने खिलवाड़ किया, आपने कहा अगर हमने खिलवाड़ किया होता तो इतने लंबे समय तक देश की जनता ने हमें शासन करने का अवसर नहीं दिया होता। तो शुरुआत में तो आपने खिलवाड़ नहीं किया, बाद में आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। ये इतने लंबे समय से आपको देश की सत्ता से जनता ने बेदखल कर रखा है। क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? क्या बाद में आपके कर्म ठीक नहीं रहे? हुई है हमसे रणनीतिक गलती शायद अभी भी थोड़ी बहुत हो रही है, पर यह भी सत्य है जिस तरह यंत्र तंत्र षड्यंत्र के माध्यम से इस पूरे तंत्र को कब्जा करने का प्रयास अभी की तत्कालिक सरकार कर रही है, जिस पर चुनाव आयोग का भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको आपने स्वीकारा और चर्चा में आप केंद्र में लाए, इसके लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं। कहीं ना कहीं यह सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों को ताक पे रख करके और उस भावना, संविधान की भावना को ताक पे रख करके यंत्र तंत्र षड्यंत्र का सहारा ले रही है। कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, डॉक्टर अजय उपाध्याय समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अतीकुर रहमान साहब, देश का संविधान जब बना था तो उसमें न्याय, समानता और बंधुत्व की अभिलाषा जताई गई थी और डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें इस बात की जरूरत बताई थी कि बहुसंख्यकों के शासन को अल्पसंख्यक स्वीकार कर रहे हैं। इस व्यवस्था में यह बहुसंख्यक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखें। 75 साल की मीमांसा पर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा चाही गई अपेक्षा कितनी फलीभूत होती हुई आपने देखी है? रोशनी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपका प्रश्न है, क्योंकि हम तो ये समझते आए ना अब तक के जी, जो आप समझा रहे हैं, हम तो ये समझते आए कि सरदार पटेल ने ये एश्योरेंस लिया था मेजॉरिटी कम्युनिटी से, जब सरदार पटेल की ही चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी थी और सारे माइनॉरिटीज ने सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी दी थी जी, और सरदार पटेल ने उस कुर्बानी को याद रखने कहा था मेजॉरिटी कम्युनिटी से कि ये कुर्बानी आप
माइनॉरिटीज की कभी ना भूलना, और इनको ये महसूस नहीं होने देना कि ये इस देश के अंदर माइनॉरिटीज है। अब तो यहां पर डॉक्टर साहब ये हो गया कि माइनॉरिटीज का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। मुसलमान तो बीजेपी की बुक्स के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बन गए, वो माइनॉरिटी रहे ही नहीं। तो सवाल उतना ही नहीं है कि हम माइनॉरिटी बनकर, और जैसे ही हम माइनॉरिटी का नाम लेते हैं हमको बीजेपी कहते हैं कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अलबत्ता मैं शुक्रगुजार हूं कुमार प्रशांत जी का, और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान महसूस कर रहा हूं कि प्रशांत जी जैसी शख्सियत के साथ आज मैं प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूं। यहां पर सवाल देखिए डॉक्टर साहब ये है कि संविधान की जब हम बात करें तो एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट ये है कि इसी संविधान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर कोई चैप्टर ही नहीं जी। पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर कोई चैप्टर ही नहीं, सिर्फ एक लाइन है, और वो ये है कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री चुना जाए। तो देखिए कितना बड़ा एस्पेक्ट है कि संविधान ने खुद पॉलिटिकल पार्टीज को एलिमिनेट कर दिया। जी। बहुत पॉसिबल है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यह महसूस कर लिया होगा कि फॉर द सरकार होगी, उस सरकार के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की कोई अहमियत ही नहीं। जी। और आज कुमार प्रशांत जी ने तो देश की आवाज हमको सुना दी कि हम संविधान को क्यों पढ़ें पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से। हम तो संविधान को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दायरे में रखकर पढ़ना चाहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है डॉक्टर साहब? ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, जिनको 10 सालों में जितना रौंदा गया है, मैं भी समझता हूं कि 27 महीने जो इमरजेंसी के थे उसमें भी रौंदा गया होगा। तो कुल मिलाकर देखो रहमान साहब की तो स्पष्ट नाराजगी है, लेकिन कुमार प्रशांत साहब एक बदली हुई परिस्थिति पर आपसे बात करनी है, आप उसके साक्षी हैं। आज 75 साल पूरे होने पर केवल विमर्श हो रहा है, पर जब संविधान के निर्माण के 50 साल पूरे हुए थे तो उस समय आज का जो सत्तारूढ़ दल है वो उस समय पे भी सत्तारूढ़ था, आपको याद होगा। और इस बात की बड़ी जरूरत महसूस की गई थी कि हमें यह समीक्षा करनी चाहिए 50 साल पूरे होने पर कि यह संविधान हमारे लिए कितना लाभान्वित करने वाला है, अपने उद्देश्य में कितना पूरा हुआ। वेंकट चलैया के अध्यक्षता में एक आयोग भी गठित हुआ था जिसने अपनी सिफारिशें वगैरह भी दी थी, पर 75 साल यानी कुल 25 साल का जो अंतर है उसमें संविधान की उपयोगिता पर बात नहीं हो रही। अब कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि संविधान में बदलाव की जरूरत है या पूरा संविधान बदलने की जरूरत है। 25 साल में हम इतना कैसे बदल गए? ये क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सफलता के तौर पर देखते हैं जिन्होंने संविधान बचाओ का मामला बना दिया, या आप कुछ और देख रहे हैं इस परिवर्तन में? 50 साल में हम जरूरत महसूस कर रहे थे संविधान की समीक्षा की, 75 साल में हम केवल जरूरत महसूस कर रहे हैं इस संविधान के गुणगान की। इस बदलाव पर आपकी दृष्टि जाती है? जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, बहुत बारीक बात कही आपने। किसी भी चीज में बदलाव की बात आप तभी सोच सकते हैं जब आपकी मंशा बिल्कुल साफ हो। साफ स्वच्छ मन से आप परिवर्तन की बात कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि हम सब लोग अभी उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसमें साफ मंशा से कोई बात नहीं हो रही है। अभी बात यह हो रही है कि इसमें से अपने लिए कितना फायदा निकाला जा सकता है, इसलिए हम समीक्षा पर नहीं जाते हैं। एक वोट की जो राजनीति है उस राजनीति में सबने ये समझ लिया है कि दलितों का वोट अपनी तरफ संभाल कर रखना है, इसलिए संविधान का गुणगान करना। क्योंकि संविधान के बारे में एक बात बना दी गई कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान। सच तो यह है कि संविधान सभा का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान सभा के सारे सदस्यों का उसमें योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ऐतिहासिक काम किया वो ये किया कि उसको एक कानूनी शक्ल में लिख दिया उस सारी चर्चा को, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब बन गया है इस तरह की चीज, इसलिए हर आदमी वही कहने की कोशिश कर रहा है जो पब्लिक कंजम्पशन में आसान होती है। मेरी चिंता यह है कि कांग्रेस ने
संविधान की व्यवस्थाओं को अपने हित में इस्तेमाल करने की बड़ी बड़ी भूलें की। जी, मैं चाहता था कि कांग्रेस के जो साथी हैं चर्चा में वो शायद इस बात को अजय जी कहते, लेकिन अजय जी ने वो नहीं कहा क्योंकि वो अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। उसी तरह से मैं चाहता था कि प्रेम प्रकाश जी इस बात को ज्यादा सफाई के साथ कहते हैं कि भाई संविधान को पटरी पर से उतार देने की जो कोशिशें चल रही उनमें और संविधान का अपने हित में इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो कांग्रेस ने वो गलतियां की हैं जिसने संविधान को अपने हित में इस्तेमाल करने का काम किया, लेकिन अभी जो हो रहा है वो संविधान को उसकी पटरी से उतार देने का काम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि ये संविधान जिन आशाओं और आदर्शों के कारण बना, उन आशा आदर्शों में अगर आपकी साझेदारी नहीं है तो आप उसको इसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। संविधान में कितनी बार परिवर्तन हुए, किस प्रधानमंत्री के काल में कितने परिवर्तन हुए, ये संविधान का मिसयूज करने का उदाहरण नहीं है। संविधान ने ही अधिकार दिया है कि संविधान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तन संविधान की दिशा को बदल देने की तरफ जा रहे हैं या संविधान के समय समय पर उठने वाले सवालों का संविधान में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तो विवेक करना ही पड़ेगा। तो अगर संविधान में संशोधन करने की आजादी है, गुंजाइश है, तो कोई भी कर सकता है, आज की सत्ता भी कर सकती है, लेकिन उसकी दिशा किधर है, क्या करना चाह रहे हैं आप? अगर ये कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सबके लिए एक समान सोचने वाला होना चाहिए, तो संविधान को बनाने की दिशा में, चुनाव आयोग को बनाने की दिशा में आप वैसा काम कर रहे हैं क्या? तो अभी आपने ही कहा कि आपने तो ऐसा एक बना दिया है कि इनबिल्ट बहुमत सरकार का है उसके अंदर, यानी वो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष हो तो ये ईवीएम वगैरह की बहस अपने आप ही निकल जाएगी, लेकिन गैर ईमानदार चुनाव आयोग ईवीएम के साथ जब जुड़ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सरकार देश चलाने का यंत्र ही नहीं है, देश बनाने का यंत्र भी है। बनाने की दिशा में आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप सब लोग किस चालाकी से देश को चलाया जाए कि हमारी सत्ता चलती रहे, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप संविधान की समीक्षा की बात अब नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आपको अगर याद होगा तो महात्मा गांधी संविधान सभा में कभी नहीं गए। महात्मा गांधी के इतिहास का वो दौर अगर आप पढ़ेंगे तो किसी ने पूछा कि इतना बड़ा काम हो गया और आपने तो कुछ कहा नहीं, तो हंसकर बोले कि देखो ऐसा है कि देश चलेगा कैसे, इसके लिए लोग बहुत परेशान हैं। मैं देश बनेगा कैसे इसकी कोशिश में लगा हूं। जो बना ही नहीं उसको चलाओगे कैसे? वो संकट अभी हम लोग देख रहे हैं कि देश उस तरह से बना नहीं है। अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा कोई विचार तय नहीं हुआ, हमारे व्यवहार की प्रक्रियाएं तय नहीं हुई, और आप उन अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश करोगे। आप बहुमत और अल्पमत का क्या रोल है संविधान के अंदर, इसको आपने तय नहीं किया, और आप संख्या के बल पर हर चीज को बदल देना चाहते हैं। तो यहां आकर के सारे संकट खड़ा हो रहा है। तो जो मैंने शुरू में कहा था उसी को मैं फिर से दोहराता हूं कि संविधान हमारा कानूनों का जंगल नहीं है। संविधान हमारा कुछ आदर्शों का जोड़ है। उन आदर्शों में साझेदारी करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। प्रेम प्रकाश जी, इस विडंबना को लेकर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे जो कुमार प्रशांत जी ने कहा? संविधान बनाने के पीछे मंशा थी कि देश बने, आपने केवल सत्ता चलाने के संदर्भ में ही संविधान को हथियार बनाने की कोशिश 75 साल में की है। ये बात भाजपा की नहीं हो रही, ये बात कांग्रेस की नहीं हो रही या एक अन्य किसी राजनीतिक दल की नहीं। जो भी सत्ता में है वो अपने सत्ता की सुविधा के हिसाब से संविधान का इस्तेमाल करने की चेष्टा कर रहा है। ये शिकायत है प्रख्यात गांधीवादी कुमार प्रशांत जी की। इस शिकायत के साथ कुछ इत्तेफाक है आपका? देखिए, वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देश बनाने की जहां तक बात है, देश तो हमारा बहुत पुराना देश है और देश के अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सारी व्यवस्थाएं बनी। संविधान बनाने वालों ने हमारे आर्थिक, हमारे सामाजिक, न्यायिक सारी आज़ादी और हमारा कैसे विकास हो इसकी बात की। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसमें हुआ। इस देश ने आर्थिक विकास के लिए जहां पहले पब्लिक सेक्टर्स को देखा, जहां साम्यवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण करते हुए आर्थिक नीतियों को ले आया, फिर उसी देश ने एलपीजी ले आया,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज जो बात कर रहे हैं कि देश बन नहीं रहा, हम पटरी से उतार रहे हैं। आज ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं, जो 360 डिग्री में पहली बार आपके हर मोर्चे पे काम कर रहे हैं। जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है, आज पिछले 10 सालों में, 12 सालों में कहीं आप दिखा दो, आज जितने कांग्रेस के कार्यकाल में दंगे हुए, जहां हजारों हजारों सैकड़ों लोग मारे जाते थे, आज छोटी मोटी घटनाओं को भी उससे जोड़ करके और किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पिछले 10-12 साल में अगर हम देखें तो पूरे देश में जहां जहां बम ब्लास्ट होते थे, आज वो सारी चीज नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो 370-35 से ये करना और सीए ले आना, कौन सा सीए में क्या हो गया, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया कि यहां से अल्पसंख्यकों को भगा दिया जाएगा, जबकि वो नागरिकता देने के संबंध में बात है, नागरिकता छोड़ने और हटाने की बात ही नहीं है। और पाकिस्तान से भी आए हुए लोगों को जो नागरिकता का कानून है उसमें जो 11 साल की मान्यता है वो मानने पर देने का तो प्रावधान है ही है, एक इनको विशेष दिया गया। तो ये तमाम चीजों को प्रस्तुत करके एक वर्ग विशेष में मैं मानता हूं कि देश बन भी रहा है और देश दुनिया के साथ साथ दुनिया के चीजों में, अब ये एक हर कालखंड के लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। मनुस्मृति की बात आई, अच्छा मनु के अभी जाति जनगणना, जाति व्यवस्था, मनु ने जातीय व्यवस्था कहां बताया? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे। अंग्रेजों ने कर्म आधारित जो है 4 क्लास बना दिए। आपके संविधान में भी 4 क्लास है, एक अनरिजर्व्ड है, एक एससी है, एक एसटी है, एक ओबीसी है। क्लास तो यही है। अब ऐसे तो जातियां आप हजारों जातियां बना दिए। तो आप क्या है कि हर कालखंड के अलग अलग ज्ञान और लोगों ने जो महर्षि थे, ऋषि थे, शास्त्री थे, यही आगे आकर के हमारे बाद में अब ये संविधान बना गया। तो उस समय के ये भी हमारे ऋषि पुरुष थे, ये सब हमारे माननीय उस समय के आजादी के लड़ाई के और देश के बारे में अच्छा सोचने का ही किए। संविधान का ढांचा है, संविधान है, विधान है, न्यायपालिका है। विधान बनाने के लिए जनता यहाँ पे देती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो वी द पीपल है, हम कोई प्रजा नहीं, हम पीपल हैं, हम जनता हैं, हमको वो सारे अधिकार दिए गए हैं, अपनी सरकार बनाने का भी, सरकार बिगाड़ने का भी। और उपाध्याय जी बोल रहे थे कि लगातार उनको सरकार में रखे, जब तक आप दुरुपयोग कर रहे थे लोग नहीं समझ रहे थे, रखे, जब समझने लगे तो लगातार आपको हटा भी रहे हैं। तो चुनने का अधिकार तो सबको है, तो व्यवस्थाएं हैं। तो प्रेम जी थोड़ा सा रोशनी और देते हैं ना, आपने कितनी सुंदर तरीके से बताने की चेष्टा की। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। संविधान के अंतर्गत तो मंशा रहेगी ये तीनों स्तंभ स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए मजबूत देश बनाने की दिशा में काम करें। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके कालखंड में कार्यपालिका बाकी दोनों स्तंभों को कमजोर करने का और स्वयं को मजबूत करने की प्रक्रिया में? और उदाहरण से सवाल करता हूं आपसे। जी जी बताइए। 99वां संविधान संशोधन को लेकर आपके नेता बहुत बोल रहे हैं। वो 99वां संविधान संशोधन आपने प्रस्तुत किया था, पारित भी कराया, जिसमें जुडिशरी में अपॉइंटमेंट पर आपने सरकार के दखल को बनाना चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्या कहते हैं, ये न्यायपालिका पर कब्जा करने की कोशिश? एक सवाल है। हाँ, मैं आ रहा हूं इसके संदर्भ में आपसे। एक दूसरा, जिस प्रकार से सरकारें विधायिका को संचालित करने की या हावी करने की कोशिश कर रही हैं और सदन की पीठ आसंदी पर बैठे हुए लोग सरकार के अनुसार चलने के लिए तत्पर हो रहे हैं। आप तो स्वयं उस भूमिका में रहे हैं। उस समय सरकार को बड़ी शिकायत रहती थी आपसे, हम उसके साक्षी रहे हैं। ये बदलाव पर भी आपकी कोई टिप्पणी आएगी? देखिए, या आपकी स्थिति देखते हुए बाकी लोगों ने सुधार लिया अपने आप को? देखिए, पहले पर तो जरूर मैं टिप्पणी करूंगा कि जहां तक जो सुप्रीम कोर्ट के और एक कॉलेजियम की बात है,
देखिए, कॉलेजियम के संबंध में बहुत पहले डिस्कशन होते रहे हैं, कोई नया नहीं था। आज भी वो डिस्कशन का एक हिस्सा, एक बड़ा वर्ग मानता है कि इस हिसाब से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, एक बड़ा वर्ग ये बोलता है, आज भी बोलता है कि यहाँ नेपोटिज्म है, कुछ ही लोगों के जगह वहां बनते हैं। तो ये डिस्कशन था, उसमें आया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा और सरकार को ऐसा लगा कि ये उचित समय नहीं है तो विड्रॉ कर दिया। तो ये तो चलता रहेगा। यही तो हमारे देश के संविधान जिसने बनाया है कि विधान बनाने वाला कभी भी संविधान से ऊपर नहीं है। विधान कोई भी बनाओगे और संविधान के इसमें जाएगा। 370 हटा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंचों में लगातार बहस हुई और वहां से ओके हुआ। तो आपके अयोध्या के संबंध में वहां सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंच में हुआ। अब सवाल ये होने लग जाए कि संस्थाओं के जब आपके पक्ष में फैसला हो तो आप जो है उन संस्थाओं को अच्छा बोले, संस्थाएं जब आपके खिलाफ फैसला करे तो संस्थाएं खराब हो जाएं। तो इस हिसाब से हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारी जितनी संस्थाएं हैं लोकतंत्र में और इस देश के लिए आज जरूरी है, उन संस्थाओं के कार्यकलापों के तो बारे में बोल रहे हैं, किए गए कार्यों की जरूर समीक्षा हम करें, लेकिन संस्थाओं को ही रिजेक्ट करने की बात करने लगे तो गलत है। ईवीएम किसने ले आया? ईवीएम ले आने वाले लोग आज ईवीएम पे प्रश्न उठा रहे हैं। आज जो लोग न्यू पेंशन स्कीम लेके आए, आज वो न्यू पेंशन स्कीम पे ले आ रहे हैं। आज जो प्राइवेटाइजेशन लेके आए अर्थनीति में, वो प्राइवेटाइजेशन पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये तो एकदम दोहरा हो रहा ना। चीजों को हर चीज में उसमें देखना चाहिए। मेरा मानना है कि 75 साल हुआ है संविधान के और गणतंत्र के, देश के हर वर्ग में, ठीक है, जितनी और तेजी से जाना चाहिए और अच्छे से जाना चाहिए, इसमें सब लोगों का सहयोग होना चाहिए और वो सब अपने अपने हिसाब से उसमें अपना पार्टिसिपेट करें। तो और रही बात कि कोई भी विधान, कोई किसी को, अब तो नेहरू जी के बारे में हम लोग भी उस समय पढ़ते तो कहीं कहीं लोग लिखे कि ही वॉज द डेमोक्रेट डिक्टेटर। हाँ, डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, मतलब वो सब करते थे डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन करते वही थे जो चाहते थे। तो अब ये सब तो है, चलिए ये सब तो है कहकर कुल मिला के प्रेम प्रकाश पांडे जी ने उस सवाल को टाल दिया जिसमें हमने चाहा था जानना कि कार्यपालिका किस तरीके से विधायिका पर हावी हो रही है, क्या यह संविधान की भावना के अनुरूप है। उत्तर नहीं आया, आगे कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय, क्या आपको वाकई लग रहा है कि आप उस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं जो अपेक्षा एक लोकतांत्रिक देश में है? 75 साल के मौके पर संविधान ने अपेक्षा की थी न्याय, समानता और बंधुत्व की। आप जिस तरीके का दुश्मनी भरा व्यवहार परस्पर निर्मित कर लिए हैं, हालांकि देश की एक बड़ी आबादी के मत से चुनकर आए हुए नेता को जिस हिकारत भरी दृष्टि के साथ आप देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को कितना मजबूत कर रहा है, थोड़ा इस पर रोशनी देंगे। आपके साथी तक चिल्लाने लगे हैं, जब जीतते हो तो जश्न मनाते हो, हारते हो तो ईवीएम पे रोना मचाते हो। क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, 2 प्रश्न आपने कर दिया। पहला प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के लोग जिस विचार को लेकर आगे चले हैं, शुरू से ही गांधीवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक सोच वाले लोग हैं। हम लोग उदारवादी लोग हैं। हम लोग कभी किसी को हिराकत की दृष्टि से, किसी को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखते। पर यह बात सच है, आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से भारत की राजनीतिक संस्कृति में गिरावट आई है, भाषा में गिरावट आई है, वैचारिक सोच में गिरावट आई है और सत्ता लिप्सा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक्रोश, जिसका नतीजा हम सबको कहीं ना कहीं आज के राजनीतिक आचरण में दिखता है। मुझे लगता है गांधीवादी कुमार प्रशांत जी हैं, उन्होंने बहुत सारे विचारों को रखा है और वाकई जो संविधान निर्मित जो हमें अधिकार हैं या हमारे कर्तव्य हैं, हमें उनका संतुलन स्थापित करने का निश्चित तौर पे प्रयास हम सबको करना चाहिए और हम अपने दायरे को समझें कि हम किस दायरे में रह करके हमें क्या दायित्व जनता ने दिया है, हमारी क्या मर्यादाएं हैं। और लोकतंत्र में लोक लज्जा से ही लोकतंत्र चलेगा, तो लोक लज्जा का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इससे राजनीतिक संस्कृति का सिर्फ क्षरण नहीं हो रहा है,
राजनीतिक पार्टियों के प्रति जनता की वैधता भी धीरे धीरे कम हो रही है। हार जीत अपनी जगह है। हार जीत अपनी जगह है। मैं अतिकुर रहमान साहब एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहता हूं, फिर कोशिश करूंगा कि मैं समापन कुमार प्रशांत जी से कर पाऊं। आजादी के 75 साल में जब भी कहीं बात हो रही है तो बात केवल अपने अधिकार की हो रही है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे राजनेता हो, अधिकारी हो, संगठन हो और या देश का आम नागरिक। सब अपने अधिकारों को लेकर बड़ा सचेत होना चाहते हैं, पर संविधान ने कुछ कर्तव्य संबंधी अभिलाषाएं भी की थी, हर वर्ग से की थी। उन अभिलाषाओं को लेकर मौन व्याप्त रहता है। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। और जो आखिरी चीज आपने कही कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप भूल जाइए, और मैं तो कहता हूं मुसलमानों को तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ना सिर्फ आप भूल जाए बल्कि कांग्रेस भी भूल जाए, बीजेपी भी भूल जाए। हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो है संविधान, और संविधान को जो रोनने वाले लोग हैं उनसे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी संविधान ने किसको दी है डॉक्टर साहब? वो सुप्रीम कोर्ट जब आंख खोलकर अब देख रहा है, आंख खोलकर देख रहा है कि संविधान को रौंदा जा रहा है, पीपल्स राइट्स, मैं माइनॉरिटी राइट्स की बात करना ही नहीं चाहता हूं, पीपल्स और पब्लिक राइट को रौंदा जा रहा है, और वो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है। तो पब्लिक क्या सोचे और क्या करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल पार्टी से हम उम्मीद छोड़ चुके हैं, पार्लियामेंट से भी हम उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो अतिकुर रहमान साहब भी अधिकारों पर चले गए। प्रशांत साहब, मेरा सवाल था, अधिकार को लेकर हर कोई सचेत है, पर जो दायित्व है, ड्यूटीज है, इस देश के नागरिक आपके अधिकार है, पर वो अधिकार किस लिए हैं? कुछ कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा आपसे है। इस बार हर कोई मौन रह जाना चाहता है। इस बार आपकी दृष्टि जाती है कुमार प्रशांत साहब? मैं तो ऐसा समझता हूं कि अधिकार और कर्तव्य जो हैं ये दोनों के चोली दामन का साथ है। आप लोगों के अधिकारों को जितना संरक्षित करेंगे, उनको जितना सम्मान देंगे, कर्तव्य उतनी ही ज्यादा उभर कर सामने आएंगे। ये अधिकार और कर्तव्य की बात जब आजादी के समय उठी थी तब भी इस बात को कहा गया था कि गुलाम के कर्तव्य क्या होते हैं ये हमको मत सिखाइए। पहले गुलाम के आजादी के अधिकार दीजिए तो कर्तव्य खुद ही सामने आ जाएंगे। लोकतंत्र भी कुछ ऐसा ही खेल है। आप जितना ज्यादा लोगों को उनके अधिकार और उनके सम्मान को आगे बढ़ाएंगे, लोग खुद ही कर्तव्यों की तरफ आएंगे। क्योंकि हर समाज ये जानता है कि जो समाज अपने कर्तव्य नहीं निभाता है वो समाज बिखर जाता है, गुलाम बन जाता है। तो समाज में ये जागरण है, लेकिन उस जागरण को अभिव्यक्ति देने के रास्ते आप बंद करते जा रहे हैं। किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, इस पूरी सिस्टम के बारे में कह रहा हूं। उसको अगर आप बंद करते जाएंगे तो आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। चलिए, अब एक आखिरी बिंदु पर टिप्पणी चाहिए प्रशांत साहब। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। संविधान पर हुई चर्चा में उन्होंने यूं तो तमाम बातें कही, पर 11 बिंदु उन्होंने देश के सम्मुख रखे आने वाले समय को लेकर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिलाषा के साथ उन 11 बिंदुओं के संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि है? उनके प्रति कोई समर्थन है? उनके प्रति कोई सद्भावना है? या उनके प्रति कोई आपकी आपत्ति है? नहीं, देखिए, किसी एक चीज के बारे में जड़ से आपत्ति तो नहीं होती है। हर चीज में कुछ सही और कुछ कम, कुछ ज्यादा सही कुछ कम सही, ऐसा रहता है। इसीलिए मैं ऐसा कह दूं कि उसके बारे में मेरी आपत्ति है, वो भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है कि मैं उससे सहमत हूं। दिक्कत क्या है कि आप जो ये गोल्स तय करते हैं, चाहे 11 पॉइंट से तय करें या 11 पॉइंट बनाकर तय करें, इन सब की दिशा किधर है? तो इनकी दिशा देश की तरफ नहीं है, पार्टी की तरफ। मुझको इससे एतराज है। पार्टियां हमेशा देश से छोटी होती हैं। पार्टियां आज हैं, कल नहीं रहेंगे, देश तो रहेगा नहीं। तो आपके जितने मुद्दे हैं वो आपकी पार्टी की तरफ से जाते हैं, ले जाते हैं देश को उन आदर्शों की तरफ नहीं ले जाते हैं जिनके लिए संविधान बना हुआ है। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि पार्टी मजबूत होगी तो उससे देश भी मजबूत हो जाएगा प्रशांत साहब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि शायद इसका उल्टा होगा कि पार्टियां अगर मजबूत होंगी तो देश कमजोर होगा। ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है समझने के लिए। लेकिन एक आखिरी बात कहता हूं मैं जी, कि इस संविधान को पढ़ो, इस संविधान को समझो,
और फिर इस संविधान की दिशा में काम करो। ये जो करेगा उसको मेरा समर्थन। तो कुल मिलाकर अगर हम आज के विमर्श के निष्कर्ष पर पहुंचे तो नेताओं से कोई अपेक्षा है कि नहीं है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, पर अपने दर्शकों से यह अपेक्षा जरूर है कि जिस संविधान को लेकर इतनी बात हो रही है उसको आप पढ़ने की जहमत जरूर उठाइए। आपको अपने देश के संविधान के विषय में पता होना चाहिए। संविधान में कितने पन्ने हैं यह आपको पता है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, पर उन पन्नों में क्या लिखा है यह आपको जानना चाहिए। और जब जान जाए तो उस पर मंथन करना चाहिए और उस मंथन के साथ में आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इतनी कोशिश इस देश के लोग शुरू कर देंगे तो शायद नेता भी अपनी कोशिश ठीक दिशा में कर लेंगे। उम्मीद है कुमार प्रशांत जी का यह संदेश हमारे दर्शकों पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो छोड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श को सार्थक करने के लिए। समय अब आज का शेर का, तो हमारा आज का शेर कहता है, क्या क्या मुझे तुम कहते हो इंसाफ तो कीजिए, क्या क्या मुझे तुम कहते हो इंसाफ तो कीजिए, ये हौसला मेरा है कि मैं कुछ नहीं कहता। निजाम रामपुरी ने जो ये बात कही ये देश के संविधान पर मुफीद है। संविधान को लेकर आप क्या कुछ नहीं कह देते, पर संविधान खुद तो कुछ नहीं कह पा रहा, पर इस देश की जनता को संविधान को लेकर बोलना चाहिए, सोचना चाहिए और मानना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मुझे दीजिए हाथ। सदा प्रणाम।